और नेक्स्ट है कि कीमोथेरेपी जो पेशेंट ले रहा हो या जिसने लेनी हो तो उसकी डेंटल मैनेजमेंट किस तरह से होगी। तो बेसिकली इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स वो लेगा तो उनका उसके जो टिश्यूज़ है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि आप उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उसको तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन ओरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बताता है कि वो ऑल्टर टेस्ट सेंसेशन के हैं, ज़ीरोस्टोमिया के हैं और म्यूकोसाइटिस के हैं। यानी बेसिकली आपके जो सारा रेडिएशन में साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे बेसिकली वही हैं। अब ओरल म्यूकोसा पे उस पर इफ़ेक्ट ये है कि बेसिकली इसने भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि जो जिन सेल्स का टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा उनको इफ़ेक्ट करेगा, मतलब जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उन पर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एक्ट करेंगे और उनकी जो डिवीज़न है उसको स्लो कर देंगे और बेसिकली उनको किल करेंगे। तो बेसिकली क्योंकि आपके जो जिन सेल्स का टर्नओवर रेट ज़्यादा होता है वो कैंसरस सेल्स होते हैं, तो वो इससे मतलब किल हो जाते हैं। अब वो बेसिकली ये कहता है कि जब आप कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स लेते हैं तो वो ओवरऑल जो टर्नओवर रेट होता है उसको स्लो कर देते हैं। जब वो टर्नओवर रेट को स्लो कर देंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो नॉर्मल जो एपिथेलियम है, स्किन है या म्यूकोसा है, उसकी जो रिप्लेसमेंट की जो स्टेज पूरा प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी जल्दी डिवाइड नहीं हो रहे सेल। और जब वो रिप्लेसमेंट इतनी प्रॉपरली नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो एपिथेलियम है वो थिन होती जाएगी, क्योंकि ऊपर से तो वो रिमूव हो रहे हैं सेल्स, लेकिन नीचे से जो आपके डिवीजन हो के नए सेल्स आने हैं वो स्लो है प्रोसेस। तो आपकी जो एपिथेलियम है वो थिन हो जाएगी, उसके साथ सारे वही इफेक्ट्स आएंगे कि पेनफुल हो जाएगी, एरिथमेटस हो जाएगी और अल्सरेशन हो जाएगी उसके ऊपर। और ये बेसिकली आपकी सेल्फ लिमिटिंग होगी, यानी जब आप कीमोथेरेपी स्टॉप करेंगे तो ये अपनी जगह पे जो म्यूकोसा है वो वापस आ जाएगा, उसका टर्नओवर रेट नॉर्मल हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें सबसाइड कर जाएंगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट आता है वो हेमाटोपोएटिक सिस्टम के ऊपर आता है, और बेसिकली ये सारा कुछ स्लो कर देता है, माइलो सप्रेशन करवा देता है। तो उसमें होगा ये कि बेसिकली आप ये समझें कि जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं उनकी जो काउंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो बेसिकली उसमें एनीमिया हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स कम होंगे तो उसमें आप प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएंगे, और जब आपके प्लेटलेट्स कम होंगे तो प्रोन टू ब्लीडिंग हो जाएंगे। और इसमें बेसिकली आपकी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एक कॉमन सिम्टम होता है। उसके अलावा जिंजिवाइटिस हो जाता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली जो नॉर्मल आपका वाइट ब्लड सेल का फंक्शन है वो नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे प्लैक वगैरह इकट्ठा होगा, बैक्टीरियाज आएंगे और जिंजिवाइटिस हो जाएगा। और फिर वो बताता है कि दो तरह के आपके होते हैं बेसिकली कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, किन डिजीज़ के लिए दे रहे हैं आप। अगर तो मलिग्नेंसी किसी ब्लड की है, यानी फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया के लिए आप कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट माइलोसप्रेशन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आप किसी और चीज़ के लिए दे रहे हैं। जो ब्लड रिलेटेड कैंसर नहीं है उसके लिए अगर आप कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट कम होगा हेमाटोपोएटिक सिस्टम के ऊपर। और फिर और माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस हैं तो वो भी सिंपल है कि सुपर इन्फेक्शन हो सकती है या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकती है। फिर है कि जनरल डेंटल मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो वो कहता है कि रेडिएशन की कंपैरिजन में कीमोथेरेप्यूटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना इजी होता है, क्योंकि ये इंटरमिटेंटली ले रहे होते हैं और बिटवीन जो डोजेज़ हैं आप समझें। वो कहता है कि आपका जो म्यूकोसा वगैरह होता है वो रिलेटिवली नॉर्मल स्टेज के अंदर होता है। तो आपने असेस कर लेनी है सारी जो डेंटिशन है, अगर कोई ऐसी कोई होपलेस प्रोग्नोसिस वाला टूथ है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दें, कोई फिलिंग वगैरह होने वाली है तो वो कर दें, यानी उसकी जो डेंटिशन है प्रायर टू कीमोथेरेपी आप उसको आइडियल कंडीशन के अंदर ले आएँ। उसमें फ्लोराइड ट्रीटमेंट अगर उसकी ज़रूरत है, स्केलिंग करवानी है तो वो करवा लें। और अगर उसके बाद आपके पास पेशेंट आ जाता है फॉर एग्जांपल जिसका आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है जो कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने उसकी CBC करवानी है बिफ़ोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। और उसमें आपने ये देखना है बेसिकली कि अगर उसका तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 2000 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा हैं, जिसमें एटलीस्ट 20% पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होने चाहिए, और प्लेटलेट काउंट उसकी 50,000 से अबव है, 50,000 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, यानी ये 150 समझ लें लोअर लिमिट होती है नॉर्मल की, तो 50,000 एटलीस्ट होने चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज उसके हैं, 20,000 आपके वाइट ब्लड सेल्स 2000 वाइट ब्लड सेल्स और 50,000 आपके प्लेटलेट्स, तो आप नॉर्मली जिस तरह आप नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट करते हैं इसको भी उस तरह कर सकते हैं। और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आप दें तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और फिर कैंडिडा अगर हो जाता है उसको सुपर इन्फेक्शन के तौर पे या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से, तो उसकी ट्रीटमेंट सिंपल है। आप पहले लोकल से करेंगे, उसमें ट्यूब्स हैं, क्रीम्स हैं जिस तरह होती हैं, यानी सिस्टेमिकली नहीं देंगे, सिर्फ लोकली देंगे। तो उसका ये एडवांटेज वो बताता है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे सिस्टेमिकली। तो अगर तो ये उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है। उसमें आपके मोस्ट कॉमन आ जाते हैं क्लोट्रिमाजोल है, निस्टैटिन है। इसमें आप ब्रेंजेस भी हैं और ओरल टैबलेट्स भी हैं जो आप टॉपिकली लगा सकते हैं, क्रीम्स हैं। और अगर ज़्यादा स्टबन है यानी वैसे ठीक नहीं हो रहा है या वैसे सवियर है तो आप फ्लूकोनाजोल या कीटाकोनाजोल से सिस्टेमिकली ट्रीट कर सकते हैं। और इसके एडजेंक्टिवली आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश दे सकते हैं उसको। उसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन वो कहता है ये लैब के अंदर प्रूव हुआ है, इन वीवो यानी इन पेशेंट्स ये प्रूवन नहीं है। लेकिन वो कहता है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉशेज़ का, तो आप दे दें, अगर कोई फ़ायदा है तो वो ज़रूर पेशेंट को हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट इसका आता है कीमोथेरेपी का, वो है मोरॉन्ज। बेसिकली मेडिकेशन रिलेटेड या मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉस। तो जब आपने रेडिएशन पढ़ी थी तो उसमें एक चीज़ थी कि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो जाता है, और इसमें है बेसिकली कि ऑस्टियोनेक्रोसिस है। वो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस था, ये सिंपल ऑस्टियोनेक्रोसिस है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो बेसिकली एंटी रिजॉर्प्टिव है, यानी वो बोन की जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है उसको स्टॉप करती है, उसको इनहिबिट करती है, तो उसके ओवरऑल इफ़ेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि अगर आप उसके बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, बोन को ट्रॉमा वगैरह होता है आपके प्रोसीजर से, तो वहाँ पे एक अल्सर सा बन जाता है जिसमें बोन एक्सपोज पड़ी होती है और वो इजीली हील नहीं होता। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन मेडिकेशंस हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है बिस्फॉस्फोनेट्स। तो बिस्फॉस्फोनेट्स बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और साथ अगर कोई मैलिग्नेंट बोन का कैंसर है, ट्यूमर है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। तो इनका काम बेसिकली ये है कि इन्होंने ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देना है, यानी बेसिकली ये ऑस्टियोक्लास्ट इनको एनगल्फ कर लेंगे और वो ये इनका एपोप्टोसिस करवा देगा। एपोप्टोसिस हो जाएगा तो बेसिकली आपका जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्टिक फंक्शन रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बोन की बेसिकली तो रीमॉडलिंग रुक जाएगी, लेकिन वो उसके पीछे आइडिया ये है कि अगर कैंसर हुआ है तो वो उसकी मतलब उसकी रिजॉर्प्शन रुक जाएगी बोन की, यानी वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसकी रीमॉडलिंग रुक गई है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो बेसिकली उसमें बोन की रिजॉर्प्शन को ही रोकना होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स आपकी वीक होना शुरू हो जाती हैं, तो अगर आप उसकी रिजॉर्प्शन को रोक देंगे तो चांस है कि जो बोन है वो ज़्यादा वीक नहीं होगी। तो बिस्फॉस्फोनेट्स के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एक तो इसके अंदर एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी ये ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को भी रोकती है। तो बेसिकली जो ट्यूमर होता है वो अपनी ब्लड वेसल्स खुद बनाता है, तो अगर ये ले रहा है पेशेंट, तो बेसिकली जो ट्यूमर ने अपनी ब्लड वेसल्स खुद बनानी होती है, ब्लड सप्लाई अपनी बनानी होती है, तो एक तो ये उससे रुक जाएगी। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बोन के साथ बाइंड हो जाता है। जब बिस्फॉस्फोनेट बोन के साथ बाइंड हो जाता है तो अगर आप इसको लेना छोड़ दें तो भी इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी देर तक आपकी बॉडी में आता रहता है, यानी एटलीस्ट 1 ईयर लग जाता है इसका इफ़ेक्ट ख़त्म होते होते। और सेकंड है फिर रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स। अब रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रैंक और रैंक लाइगेंड पाथवे क्या होता है। तो जब आपका ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी से बोन फॉर्मेशन हो रही होती है तो बोन फॉर्मेशन के साथ ही ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक प्रोटीन बना देते हैं जिसको रैंक कहते हैं, रैंक लाइगेंड कहते हैं उसको। वो जाके रैंक रिसेप्टर से पे लग के ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके रीमॉडलिंग के लिए स्टेज के लिए ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है। बेसिकली आप समझ लें फीडबैक मैकेनिज्म है कि ऑस्टियोब्लास्ट्स जो हैं वो बोन सेक्रेट करने के साथ साथ रैंक लाइगेंड के थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली अपना बोन फॉर्मेशन के साथ साथ रिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। और कोई ऐसी मेडिकेशन जो एंटी एंजियोजेनिक हो जिस तरह बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, तो ये सारी बेसिक वो हैं जिसमें आपका जो मोरॉन्ज है उसका चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है उसको रोकेगा और बेसिकली रीमॉडलिंग नहीं हो सकेगी बोन की। तो अगर उसके बाद यूजुअली स्पॉन्टेनियसली भी अल्सरेशन होकर बोन एक्सपोज हो जाती है, वरना आप कोई डेंटल ट्रॉमा या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जिससे ट्रॉमा हो जाता है, तो उसके साथ आपका जो है बोन जो एक्सपोज हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा से हील नहीं होगी क्योंकि उसकी रीमॉडलिंग नहीं हो रही, जो बेसिकली ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस में हुआ था। और फिर है कि मोरॉन्ज के आपको क्लिनिकल साइंस क्या मिलेंगे। तो बेसिकली इसमें आपका अल्सर बना होगा,
जिसके नीचे आपकी एक्सपोज्ड बोन पड़ी होगी। और यूजुअली ये होता है कि रीसेंट डेंटल ट्रॉमा या डेंटल कोई उसका प्रोसीजर हुआ होगा, एक्सट्रैक्शन है या इम्प्लांट प्लेसमेंट है या इस तरह का कोई उसका रीसेंट डेंटल ट्रीटमेंट प्रोसीजर हुआ होगा, जिसके बाद से उसको ये अल्सर बन गया है। लेकिन स्पॉन्टेनियसली भी ये अल्सर बन सकता है। अब उसमें यह है कि जितनी देर आपको मेडिकेशन लेते हुए ज़्यादा हो गई या उतने आपके रिस्क का चांस बढ़ जाता है, लेकिन एवरेजली 25 मंथ्स के बाद आपका जो है वो चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इंट्रावीनसली ले रहे हैं तो फिर 12 मंथ्स के बाद आपका चांस जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाता है कि आपको मरोंज होने के चांस हैं। और इसके साथ कभी कभी ये सिंपल ये तो थी प्रेजेंटेशन के अल्सर के साथ एक्सपोज्ड बोन है, और समटाइम्स जो है वो जो एडजेसेंट टिश्यू होता है उसके अंदर आपका पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और लोकलाइज स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ट्रिस्मस हो जाता है और रीजनल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, यानी कोई इसके अराउंड के जो लिम्फ नोड्स होंगे वो पैल्पेबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी क्लिनिकल साइंस है। उसके बाद जो डेंटल केयर होगी पेशेंट की जिसने स्टार्ट करनी है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, तो वो सिंपल है, कीमोथेरेपी हो या कोई एंटी रिजॉर्प्टिव इस तरह की मेडिकेशन हो, तो वो यही है कि आपने सारी जो उसकी डेंटिशन है उसको स्टार्ट होने से पहले ही या अर्ली इन द ट्रीटमेंट आइडियल कंडीशन में ले आना। कोई एक्सट्रैक्शंस होने वाली हैं तो वो कर दें, फिलिंग्स करवा दें, प्रोफाइलैक्टिकली आप उसके दांतों को ठीक कर दें, फ्लोराइड देनी है तो दे दें, स्केलिंग्स करवानी है तो करवा लें। कोई डेंचर्स वो पहनता है तो उसके शार्प एजेस देख लें, कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए जो ट्रॉमेटिक हो, ताकि वो उसकी वजह से अल्सरेशन ना हो जाए। तो ये सारा कुछ आपने उसका ओके कर देना है। और फिर लास्टली आ जाएगा कि आप उसको फ़र्ज़ करें हो गया किसी पेशेंट को मरोंज, तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले उसको बता देना कि इट इज़ पॉसिबल कि आपको फॉर लाइफ इसके साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा, यानी ये खुद बहुत ठीक नहीं होगा और मेडिसिन से भी इसके ठीक होने का चांस कम होता है। तो आपने बेसिकली पेशेंट की जो है वो पेन एलिविएट करनी है। तो उसके लिए आपने जो कोई शार्प एजेस होंगी उसके अल्सर के नीचे एक्सपोज्ड बोन की, आपने उन शार्प एजेस को स्मूथ करना है। और बेसिकली जो एक्सपोज्ड एरिया होगा उसके साथ आपने यही करना है। अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर आप सिर्फ सुपरफिशियल डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना होता आपने। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ जो इसमें यूज़ की जाती हैं बेसिकली उनमें वो कहता है कि माइनर डिब्राइडमेंट है लोकल एनेस्थीसिया के अंडर, उस वहाँ से लेके ये एक स्पेक्ट्रम हो गया, उधर से लेके मेजर सर्जिकल सिक्वेस्ट्रेक्टमीज से लेके मार्जिनल एंड सेगमेंटल मैंडिबुलर रिसेक्शंस या कंप्लीट मैक्सिलेक्टमीज भी हो सकती हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये परफॉर्म हो सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मरोंज, लेकिन वो कहता है कि लिटरेचर के अंदर कोई किसी एक प्रोसीजर के आप समझ लें कि हक़ में इतना एविडेंस नहीं है कि उसको प्रेफर किया जा सके। यानी जो एक्सपोज्ड बोन है आप उसको रिमूव करने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब फिर है कि अगर तो आपके जो जिस तरह आपने क्लिनिकल साइंस में भी पढ़ा कि एडजेसेंट एरिया में एरिथीमा स्टार्ट हो गया, पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे आपकी लिम्फेडिनोपैथी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ उसको क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश देंगे जो आप वो 3 to 4 टाइम्स अ डे यूज़ करेगा, ताकि बैक्टीरियल लोड कम हो, कुछ ओरल हाइजीन अच्छी होगी, तो वो जो एटलीस्ट चलें बोन एक्सपोज जो है वो ठीक नहीं होनी, लेकिन जो साथ इन्फेक्शन बन रही है वो तो ठीक हो जाएगी इससे। तो ये बेसिकली आपका जो वो अल्सर बन रहा होगा उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। उसके बाद ये है कि अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होपलेस प्रोग्नोसिस का दांत आ गया जो बचाया नहीं जा सकता, तो वो कहता है कोशिश कर लें कि उसकी एक्सट्रैक्शन ना हो, उसको किसी और तरह बचा लें। अगर कोई और तरीका नहीं है तो आप सिर्फ उसका क्राउन जब एम्पुटेट कर दें और उसकी जो पूरा दांत है वो बेसिकली ना निकालें, क्राउन एम्पुटेट करके रूट अंदर रहने दें, ताकि मज़ीद उस जगह पे भी आपका मरोंज स्टार्ट ना हो जाए। और कोई एग्जिस्टिंग अगर वो प्रोस्थेसिस पहन रहा है तो वो चेक कर लें कि उसकी फ़िट ठीक है, वो कहीं से उसको इम्पिंज तो नहीं करेगी म्यूकोसा को, ताकि वहाँ से अल्सरेशन स्टार्ट ना हो जाए, वहाँ पे बोन एक्सपोज ना हो जाए। तो बेसिकली यही है कि आपने उसको कंफर्टेबल करना है और उससे शार्प एजेस को रिमूव कर देना है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए आप मेजर सर्जरी कर सकते हैं उसके लिए, और अगर उसके साथ उसको पस फॉर्मेशन है या सिस्टमिक साइंस बन रहे हैं कोई, तो एंटीबायोटिक्स के साथ क्लोरहेक्सिडिन आपने देना है। बस ये बेसिकली आपकी डेंटल केयर है मरोंज वाले पेशेंट्स की।